वॉइस नहीं आ रहा है। कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है कि कैंसर की पहचान कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, उनकी तेजी से बढ़ने और आसपास के मांसपेशियों पर हमला करने या शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने, जैसे मेटास्टेसिस कहते हैं, की क्षमता होती है। मेटास्टेसिस मतलब जैसे कैंसर फैलता है ना दोस्तों, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर की पहचान कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है ना, जो हमारे साधारण कोशिकाएं होती है उनमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और उनके तेजी से बढ़ने, कैंसर के कोशिकाओं की तेजी से बढ़ने और साथ ही साथ आसपास के मांसपेशियों पर हमला करने या शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने, मेटास्टेसिस की क्षमता होती है कैंसर की कोशिकाओं में। दोस्तों, कैंसर आनुवंशिक म्यूटेशन के कारण होता है ना। कैंसर कोशिकाओं के असामान्य कामकाज में बाधा डालता है। हमारे जो कोशिकाओं का जो सामान्य कामकाज है उसमें बाधा डालता है कैंसर। कैंसर से संबंधित ये बदलाव अक्सर जीवन शैली, पर्यावरणीय या वंशानुगत कारकों से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कैंसर के संबंधित जो ये बदलाव है ना, ये हमारी जीवन शैली, पर्यावरण और वंशानुगत कारणों की वजह से उत्पन्न होता है कैंसर। दोस्तों, निदान या जांच में क्या किया जाता है कैंसर के जांच में? तो उसका निदान के लिए तो बायोप्सी, इमेजिंग मतलब स्कैनिंग करते हैं हम लोग, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। तो इमेजिंग होता है, बायोप्सी होता है, जो कि एक मांस का टुकड़ा लेके बायोप्सी के माध्यम से है ना उसको जांचा जाता है। तो बायोप्सी, इमेजिंग और रक्त परीक्षण, खून के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो शामिल है जांच करने में। जबकि उपचार में क्या किया जाता है? ये तो जांच हो गया, बायोप्सी, इमेजिंग और ब्लड टेस्टिंग, जिसको रक्त परीक्षण, ये सारे जांच हो गए। लेकिन उपचार कैसे किया जाता है? एलोपैथी में, आधुनिक इलाजों में, जैसे कि सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। तो दोस्तों, ये सब कौन कह रहा है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये सब ये कह रहा है दोस्तों, है ना। तो कैंसर के मुख्य पहलू क्या है? कैंसर की परिभाषा, है ना। कैंसर की परिभाषा क्या है? तो कैंसर वाले या घातक ट्यूमर सौम्य ट्यूमर से इस बात से अलग होते हैं, ना। कैंसर जो है ना, या तो घातक ट्यूमर हो सकता है या सामान्य ट्यूमर जो कि कैंसरस नहीं होता है। दोस्तों, साधारण ट्यूमर भी होता है, साधारण गांठ भी होती है और कैंसर की भी गांठ होती है। इस बात से ये दोनों अलग अलग होते हैं। उनमें फैलने मतलब मेटास्टेटिस होने की क्षमता होती है ना। ट्यूमर कैसा भी हो, साधारण ट्यूमर हो या कैंसर का ट्यूमर है, दोनों फैलने के है ना बहुत सारी क्षमता होती है। कैंसर के प्रकार क्या है? आम प्रकारों में कैर्सिनोमा जो कि हमारे त्वचा या ऊतकों की परत, है ना, सार्कोमा हड्डियों संयोजित ऊतक, ल्यूकोमिया रक्त बनाने वाले ऊतक, है ना, और लिम्फोमा मल्टीपल मायोलोमा अलग अलग गांठें। दोस्तों, कैंसर के जो हमारे त्वचा का कैंसर होता है उसको कैर्सिनोमा कहते हैं। जिसको हड्डियों तक जब कैंसर पहुंच जाता है उसको सार्कोमा कहते हैं। और जो हमारे बोन मैरो पे असर करता है कैंसर, जब बोन मैरो पे असर होता है कैंसर का, तो उसको ल्यूकेमिया मतलब हमारे खून की कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहते हैं। और लिम्फोमा मतलब अलग अलग गांठें, तो ये भी अलग अलग लिम्फोमा के गांठें होते हैं, जो कि है ना, ये भी एक तरह का कैंसर होता है। कैंसर के कारण क्या है दोस्तों? कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जहां 5 से 10% कैंसर के मामलों में आनुवंशिक दोष शामिल है, वही 90 से 95% मामले में कैंसर की जड़ें, है ना, कैंसर का जड़ पर्यावरण, ओके, जीवन शैली से जुड़े कारकों में होते हैं, जैसे धूम्रपान, शराब, खान-पान और जो धूप की हमारी धूप की यूवी किरण होता है ना, अल्ट्रावायलेट किरण धूप के, उसके संपर्क में आने से होता है। तो ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा है। तो कैंसर की परिभाषा, है ना, क्या होता है? कैंसर अलग अलग ट्यूमर के माध्यम से होता है। साधारण ट्यूमर जो कि कैंसर का नहीं होता है, वो भी अलग अलग होता है और ये फैल सकता है, अलग अलग गांठें होके फैल सकते हैं। प्रकार क्या है कैंसर के? या तो कैर्सिनोमा त्वचा की परतों में होने वाला कैंसर, सार्कोमा हड्डियों के संबंधित मांसपेशियों में होने वाला कैंसर, ल्यूकेमिया जो कि बोन मैरो हमारे खून की कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और
देखें दोस्तों, इसकी कैंसर का निदान और पहचान कैसे कैसे हो पाती है कि भाई कैंसर हो गया। तो कैंसर का पहचान के लिए इमेजिंग मतलब जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इमेजिंग में, स्क्रीनिंग में, है ना। और बायोप्सी, कैंसर की पुष्टि करने के लिए एक मांसपेशी का सैंपल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है, बायोप्सी। लैब टेस्ट में क्या होता है, ब्लड टेस्ट से ट्यूमर मार्कर या खून में घूम रहे ट्यूमर सेल्स का पता लगाया जा सकता है। हाल की और कैंसर की प्रगति कितनी है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकेंड स्टेज पे है, तो ये कैसे पता चलता है। तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वो पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे कैंसर का पता जो कभी पता नहीं चलता है ना, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता आखिर में पता चलता है जब पूरा सड़ जाता है पैंक्रियास, है ना। तो पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे कैंसर का पता पारंपरिक तरीकों से निदान होने से कई सारे साल पहले ही रूटीन स्कैन के जरिए लगा सकते हैं। कई तरह के कैंसर का जल्दी पता लगाने वाला एमसीईडी ब्लड टेस्ट पर, एमसीडी नामक ब्लड टेस्ट पर भी रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये इमेजिंग है, बायोप्सी है, लैब टेस्ट है ना, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। ये सारे कैंसर की पहचान करने के लिए कि भाई कैंसर कितना बड़ा है, कितना बड़ा बढ़ गया है दोस्तों। और कैंसर के इलाज में क्या विकल्प है, इलाज के विकल्प क्या है, तो इलाज की योजनाएं कैंसर के प्रकार और चरण के आधार पर हर मरीज के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब जो कैंसर का इलाज होता है वो हर मरीज का कैंसर का प्रकार और हर मरीज कैंसर के किस चरण में है, कौन से स्टेज पे है, इसके आधार पर अलग अलग तरह से इलाज बनाया जाता है दोस्तों। कई बार सर्जरी, ट्यूमर को शरीर से निकाल कर अलग करना, ये भी एक तरीका होता है सर्जरी का दोस्तों। खाली ट्यूमर ही नहीं, कोई भी अंग जैसे कि अभी अगर माउथ कैंसर है तो मुंह का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है ना, कैंसर का हिस्सा, ताकि कैंसर फैले नहीं। तो चाहे जीभ है तो कई बार लोगों को जीभ, मुंह के कैंसर में जीभ भी निकाल दी जाती है ना। अगर किसी त्वचा का कैंसर है तो हिस्सा। तो सर्जरी का उपयोग क्या है कि सर्जरी का कैंसर में उपयोग ये है कि वो कई एक तरह का हिस्सा वहां से निकाल देते हैं ताकि बाकी ज्यादा फैलने से बच जाए। तो सर्जरी एक कारण है, तरीका है दोस्तों इलाज का। कीमोथेरेपी, तेजी से बढ़ने वाले कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं, कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, है ना, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किए जाने वाली हाई एनर्जी किरणें, है ना, किरणें होते हैं, रेडिएशन थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, है ना, टारगेटेड थेरेपी, ट्यूमर से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार क्षमता को ठीक करना, खासकर मॉलिक्यूलर विशेषताओं को टारगेट करना दोस्तों। और पैलिएटिव केयर मतलब खास देखभाल जिसका मकसद लक्षणों से राहत देना और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर। तो ये पैलिएटिव केयर होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है दोस्तों। हमारा धन्वंतरी का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया इम्यूनोथेरेपी की तरह कैंसर में धन्वंतरी के जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट जो है ना इम्यूनोथेरेपी के तहत कैंसर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैंसर मतलब क्या है कि इम्यूनोथेरेपी, है ना, इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या है कि एक तरह का इम्यून सिस्टम को ठीक करना, चाहे इम्यून सिस्टम बिगड़ने की वजह से कैंसर हुआ हो या इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से कैंसर हुआ, किसी भी तरह के इम्यून सिस्टम को ठीक करके क्या है ना हमारे कैंसर को ठीक करने में हम लोग इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्जरी दोस्तों क्या क्या ये इलाज है, इलाज के तरीके क्या है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी भी कहते हैं उसको, और पैलिएटिव केयर मतलब खास कर का पोषक आहार, खास तरीके का है ना एक देखभाल, खास तरीके की देखभाल जिसके तहत कैंसर के लक्षणों से आराम देने के लिए पैलिएटिव केयर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, है ना। तो कैंसर का रोकथाम और कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली में बदलाव दोस्तों, जैसे कि तंबाकू से बचना, वजन को स्वस्थ बनाए रखना, नियमित व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना, ये जीवन शैली के बदलाव कैंसर में, है ना, ये सारे जीवन शैली के बदलाव जरूरी है दोस्तों। सुरक्षा कैसे करनी है खुद की कैंसर से रोकथाम के लिए, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, है ना। जब धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से कैंसर होता है तो ऐसे लोगों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, या अगर शराब की वजह से हो रहा है तो शराब का सेवन सीमित करना
और कैंसर पैदा करने वाले वायरस जैसे एचपीवी है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी के खिलाफ टीका लगवाना, ये सारे है ना सुरक्षित हम लोग कर सुरक्षा के जो एक प्रकार है कर सकते हैं हम लोग। स्क्रीनिंग मतलब उसको स्कैनिंग भी बोलते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी एक स्कैनिंग है, एमआरआई एक स्कैनिंग है, सीटी स्कैनिंग है तो होता है। तो नियमित स्क्रीनिंग के से कुछ प्रकार के कैंसर का पता शुरुआती चरण में ही लगाया जा सकता है, जब उनका इलाज सबसे ज्यादा संभव होता है। कहने का मतलब क्या है कि शुरुआती स्थिति में कई बार क्या लोग करते हैं कि बाद में बहुत देर होने के बाद इलाज करवाने के लिए है ना मतलब इलाज करवाने लगते हैं। लेकिन अगर शुरुआती स्थिति में कुछ जांचों के साथ, स्क्रीनिंग जांचों के साथ उसको पता करके अगर शुरुआत से ही अगर हम इलाज करते हैं तो कैंसर को जल्दी से कंट्रोल या ठीक करने में मदद हो सकती है। तो कैंसर का रोकथाम और कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव, जैसे तंबाकू से बचना, वजन को स्वस्थ बनाए रखना, नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार। और जांचों में क्या करना है, जो सुरक्षा जांच है ना, जिसको हम सुरक्षा जांच भी कहते हैं, तो सुरक्षा जांचों में क्या कैसे कर सकते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल है ना, शराब का सेवन सीमित करना, कैंसर पैदा करने वाले वायरस जैसे एचपीवी वायरस के खिलाफ टीका लगवाना। और जांचों में और भी क्या करना है, स्क्रीनिंग जांचों में है ना, सुरक्षा जांच हो गई तो स्क्रीनिंग जांचों में क्या करना है, नियमित स्क्रीनिंग से है ना, नियमित स्कैन करना, 6 महीने में, साल में एक आध बार है ना, हमारे शरीर का स्कैनिंग करवाना जरूरी होता है ना। और इससे अगर शुरुआती स्थिति में कैंसर का पता चल गया तो शुरुआती से ही कैंसर को हम लोग कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों है ना, मुख्य चेतावनी, अभी लक्षण क्या है, देखो चेतावनी के संकेत बोलते हैं हम लोग। मुख्य चेतावनी के संकेत मतलब लक्षण क्या है, जिनको हम लोगों को याद रखना है। आंत या मूत्राशय की आदतों में बदलाव, लंबे समय तक कब्ज, दस्त या मल के आकार के रंग में बदलाव या पेशाब करते समय दर्द होना, ऐसे लक्षणों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा घाव जो ठीक न हो, त्वचा पर कई घाव, अल्सर या मुंह का छाला, है ना, अभी यही तो हो रहा है कि मुंह के छाले की जब बात चल रही है, तो जब तंबाकू खाते हैं, गुटखा खा के आके जब मुंह का छाला पड़ जाता है और उस मुंह के छाले को अनदेखा किया जाता है, तो है ना, जो ऐसा मुंह का छाला जो कई हफ्तों के भीतर ठीक न हो रहा हो, तो वो कैंसर में, तो ऐसे घाव जो ठीक नहीं होते उनको भी, वो भी एक लक्षण हो सकता है। आंत या मूत्रों की आदतों में बदलाव, ये भी लक्षण हो सकता है। असामान्य रक्तस्राव या स्राव, हाँ, मल या पेशाब में खून का आना, या महिलाओं में निप्पल से असामान्य स्राव होना, या महामारी के बीच रजोनिवृत्ति के है ना, रजोनिवृत्ति के बाद है ना, रजोन मतलब मेनोपॉज के बाद जो रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। गांठ या उभार, एक प्रकार के गांठ या उभार स्तन में या अंडकोश में, महिलाओं में स्तनों में, पुरुषों में अंडकोश में, या कहीं शरीर में कहीं और कोई नई गांठ या उभार, खासकर अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें दर्द है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। दर्द है, गांठ है और दर्द है, तो इसको भी एक मुख्य चेतावनी के संकेत के स्तर पर हम लोग इसको दे सकते हैं, है ना। अपच या निगलने में कठिनाई, लगातार अपच, सीने में जलन या निगलने में ऐसी परेशानी जो ठीक ना हो। दोस्तों मस्से या तिल से स्पष्ट बदलाव, एक काला धब्बा, दोस्तों कोई भी मस्सा, तिल या झाई जिसका रंग, आकार या बनावट बदल रहा है, ऐसे जिससे खून में बहने लगे, ऐसे मस्से या तिल को ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना। लगातार खांसी या आवाज में भारीपन, ऐसी खांसी जो बनी रहे और बिगड़ती जाए, या आवाज में लगातार भारीपन बना रहे, है ना, ये सारे लक्षण हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य चेतावनी के तौर पर हम लोगों को इनको अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों कैंसर के मुख्य कारण क्या है और जोखिम कारक क्या है, तो तंबाकू और धूम्रपान ये सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू और धूम्रपान सबसे बड़ा कारण है जिससे कैंसर से होने वाली कुल मौतें, लगभग 30% मौतें होती है तंबाकू और धूम्रपान से। जो तो दोस्तों जेनेटिक म्यूटेशन, डीएनए में होने वाला नुकसान कुछ जो समय के साथ बढ़ता है और अक्सर पर्यावरण के कारणों के से शुरू होता है डीएनए में बदलाव। तो डीएनए में बदलाव, डीएनए में नुकसान पर्यावरण के कारण, तो ये भी कैंसर का मुख्य कारण है। जीवन शैली से जुड़े कारण जैसे कि खराब खान पान, शारीरिक गतिविधियों में कमी, मोटापा, शराब का सेवन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं। दोस्तों बढ़ती उम्र, जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती है,
कैंसर का जोखिम बढ़ता है। कैंसर के कई मामले मामले 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देखने में मिलते हैं। दोस्तों, अगला है पर्यावरणीय संपर्क। जैसे कि पर्यावरण में हम लोग अल्ट्रावायलेट के किरणों के संपर्क में आते हैं, कई सारे रसायनों के संपर्क में आते हैं, प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। तो ये सारे अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, धूप के अल्ट्रावायलेट किरण, रसायन और प्रदूषण के कारण भी पर्यावरण भी कैंसर का कारण बन सकता है। कुछ संक्रमण इन्फेक्शन जैसे कुछ वायरस, एचपीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस और बैक्टीरिया शरीर के लंबे समय तक सूजन पैदा करते हैं, जो दुनिया भर में होने वाले कैंसर का एक लगभग 10% मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो इन्फेक्शन जो है दोस्तों, वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और उसकी वजह से होने वाला लगातार सालों साल जो सूजन बना रहता है, उसकी वजह से कैंसर भी कारण बनता है। दोस्तों, आनुवंशिक मतलब जेनेटिक कारण, विरासत में मिले जीन म्यूटेशन BRCA1, BRCA2 कैंसर के मामलों में से एक छोटा सा हिस्सा, 5 से 10% हिस्सा आनुवंशिक कारण बनता है। दोस्तों, है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, तो आधुनिक एलोपैथिक कैंसर की दवाइयां मुख्य रूप से, तो ये कैसे नुकसानकारक है ना दोस्तों। तो आधुनिक एलोपैथिक कैंसर की दवाइयां मुख्य रूप से इसीलिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि वे अक्सर कैंसर वाली कोशिकाओं और स्वस्थ कोशिकाओं के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या जो एलोपैथिक दवाई होती है ना, वो क्या करती है ना, वो अच्छे कोशिकाओं और कैंसर की, वो दोनों को खत्म करते हैं। वो बीच का अंतर उनको पता नहीं चलता एलोपैथिक दवाओं को। लेकिन हमारे आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयां, हमारे धर्मोत्री के प्रोडक्ट खास करके सिर्फ और सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। और इसलिए हालांकि ये जो एलोपैथिक इलाजों को जान बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एलोपैथिक दवाओं में काम करने के तरीके से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कुछ समय के लिए होने वाली तकलीफ से लेकर अंगों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अभी चुनने के मतलब एलोपैथिक दवाइयों में समस्या क्या है? चुनने की क्षमता की कमी। सबसे आम नुकसान इन दवाओं से कोशिकाओं को निशान बनाने के तरीके से होता है ना। कौन सी कोशिकाओं? तो अच्छी कोशिकाएं भी निशाना बनती है और खराब मतलब कैंसर वाली कोशिकाएं भी। तो ये चुनने की क्षमता की कमी होती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाले दवाओं में। तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को निशाना बनाना, है ना। पारंपरिक कीमोथेरेपी दवाएं उन कोशिकाओं को मारकर काम करती है जो तेजी से बढ़ रही है ना। तो अच्छी कोशिकाएं भी हो सकती है दोस्तों, सफेद कोशिकाएं, जो लड़ने वाली कोशिकाएं, उनको भी मारता है ये, है ना, एलोपैथी का। और अप्रत्यक्ष नुकसान, इनडायरेक्ट नुकसान क्या होता है कि है ना, यह तरीका अनजाने में शरीर में मौजूद स्वस्थ तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को भी नष्ट कर, जैसे बालों के झड़ना, है ना, बालों की जड़ जिससे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये जो है ना कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं। मतलब बालों की कोशिकाएं भी मतलब नष्ट हो जाती है, जिससे बालों के जड़ों की कोशिकाएं नष्ट होने से बाल झड़ने लगते हैं इन कीमोथेरेपी। तो ये है एलोपैथी का दोस्तों। पाचन तंत्र, जैसे मुंह में छाले और ना, जब भी कोई रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी लेने लगता है ना, तो कुछ लोगों को मुंह में छाले, है ना, जी मचलना जैसे, उल्टी जैसे, दस्त जैसे समस्या होती है साइड इफेक्ट्स के तौर पर। बोन मैरो दोस्तों, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से अच्छी कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे खून की कमी, थकान, न्यूट्रोपेनिया, कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता और इन्फेक्शन का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, है ना, ये सारे एलोपैथी के दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, और मतलब एक तौर पे जो इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। और भी क्या देखो साइड इफेक्ट्स होते हैं, और भी क्या समस्या होती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। अंगों का गंभीर नुकसान, कैंसर की कई दवाइयां जरूरी अंगों को ऑफ टारगेट नुकसान पहुंचाती है, जो कभी कभी इलाज के लिए कई साल बाद सामने आती है। दोस्तों, कार्डियो टॉक्सिसिटी, देखो पहला क्या है, दिल टॉक्सिसिटी, मतलब दिल को, है ना, दिल को हानि पहुंचाता है एलोपैथिक कैंसर की दवाएं। कुछ दवाएं जैसे एंथ्रासाइक्लिन उदाहरण के लिए
टॉक्सो रूबिसिन दिल की मांसपेशियों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसे हार्ट फेलियर या एरिथमिया, एरिथमिया मतलब धड़कन रुक सकती है। दोस्तों नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को हानि पहुंचाना, है ना। सिस्प्लेटिन जैसी दवाइयां किडनी से फिल्टर होती है और किडनी को अचानक, है ना, अंदरूनी चोट और किडनी के हमेशा के खराब होने के का कारण बन सकती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी लिवर, दोस्तों दिल हो गया, किडनी हो गया, लिवर, क्योंकि लिवर ज्यादातर दवाओं को मेटाबोलाइज करता है, इसीलिए ये अक्सर जहरीले बाय प्रोडक्ट के संपर्क में आता है, जिससे हेपेटाइटिस मतलब लिवर के सूजन, सिरोसिस या लिवर फेलियर हो सकता है ना। ये सारे दोस्तों, है ना, अंगों की हानि के बारे में बात कर रहे हैं। जो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से अंगों की हानि होती है, दिल की हानि, किडनी की हानि, लिवर की हानि, नसों की हानि, है ना, नसें और दिमाग, इलाज से नर्वस सिस्टम मतलब नसों का सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथों और पैरों के सुन्नपन, झुंझुनी या कीमो ब्रेन याददाश्त को और एकाग्रता में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे, है ना, अंगों के गंभीर नुकसान होते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। दोस्तों आधुनिक आयुर्वेदिक, अभी हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद किस तरह से काम करता है हमारे कैंसर में। आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पादों को कैंसर के इलाज में एक स्वतंत्र उपचार के बजाय, है ना, एक सहायक और पूरक चिकित्सा के रूप में पहचान मिल रही है। दोस्तों जहां आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा विशेष रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कैंसर कोशिकाओं के लिए प्राथमिक उपचार बनी हुई है, वही आधुनिक आयुर्वेदिक उपचार का संतुलन बहाल करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और उपचार से जुड़े दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने में केंद्रित करता है। मतलब एलोपैथिक तो देखो, यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये, है ना, एलोपैथिक तो प्राथमिक उपचार है ही है, पहला उपचार तो एलोपैथिक है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, एलोपैथिक दवाओं से जो संतुलन बिगड़ जाता है, रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो जाती है, उसके दुष्प्रभाव, है ना, एलोपैथिक जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से जो दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट, उसको नियंत्रित करने के लिए आधुनिक आयुर्वेद बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदेमंद होता है। दोस्तों, है ना, तो कैंसर देखभाल में आधुनिक आयुर्वेद उत्पादों के मुख्य लाभ, है ना, क्या है तो आधुनिक, जैसे कि हमारा जो आयुर्वेद है, धन्वंतरी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वो है आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पाद, है ना। तो जो धन्वंतरी के आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पाद है ना, वो किस तरह से काम करते हैं? दुष्प्रभावों को कम करना, साइड इफेक्ट्स को कम करना। आयुर्वेदिक औषधियों ने कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है। आम सुधार में बतली, उल्टी, थकान, भूख न लगना की समस्याओं में कमी आ गई है आयुर्वेदिक औषधियों की वजह से। दोस्तों जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पादों ने। अध्ययनों से पता चलता है कि आयुर्वेद को उपचार में शामिल करने से, है ना, आयुर्वेद को एलोपैथिक उपचार में शामिल करने से शारीरिक प्रदर्शन मतलब बॉडी परफॉर्मेंस और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जिससे रोगियों को पारंपरिक उपचार के तनाव का सामना करने में मदद मिलती है। मतलब आधुनिक उपचार मतलब क्या है? ये जो पारंपरिक उपचार, जो ट्रेडिशनल उपचार होता है एलोपैथी का, उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेस निर्माण होता है, तनाव निर्माण होता है, उससे सामना करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार फायदा करता है। दोस्तों साथ ही साथ रोग प्रतिकार क्षमता को सहारा देता है ना। जैसे रसायन चिकित्सा, आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा, दोस्तों हमारे पास रसायन चिकित्सा है। दोस्तों धन्वंतरी में रसायन चिकित्सा को किसके माध्यम से होती है? नवचेतना कल्पम। दोस्तों नवचेतना कल्पम रसायन चिकित्सा है दोस्तों। तो जहाँ पे आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा के बारे में बात किया है, तो धन्वंतरी में कैंसर में अगर हम लोग नवचेतना कल्पम को इस्तेमाल करते हैं तो रसायन चिकित्सा हो जाती है। तो रसायन चिकित्सा के साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता को सहारा मिलता है रसायन चिकित्सा की वजह से। आधुनिक आयुर्वेदिक रसायन उत्पाद रोग प्रतिरोधक प्रणाली ओजस को मजबूत करने के और उपचार के दौरान तथा उसके बाद शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को सहारा देने में और शरीर की कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। दोस्तों जैव संवर्धन और तालमेल, है ना, बायो एनहांसमेंट एंड सिनर्जी, है ना। तो आधुनिक आयुर्वेदिक औषधियां अक्सर प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों को आपस में मिलाती है। आयुर्वेद की आधुनिक औषधियां जो है, जो आधुनिक प्रक्रिया है,
आयुर्वेद की, वो क्या करती है अक्सर प्रभावशीलता बढ़ाने मतलब और जड़ी बूटियों को आपस में मिलाते हुए, उदाहरण के लिए कुरकुमिन मतलब हल्दी, पिपरिन मतलब काली मिर्च से प्राप्त मिलाने के लिए शरीर का अवशोषण और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। दोस्तों इस तरह से देखो हमारे बायो एनहांसमेंट मतलब शारीरिक संवर्धन, शरीर का संवर्धन और तालमेल को बनाए रखने के लिए ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उदाहरण के लिए कुरकुमिन मतलब हल्दी और पाइपरिन जो काली मिर्च में होता है पाइपरिन, ये दोनों क्या करते हैं शरीर में औषधियों का अवशोषण को बढ़ाते हुए से है ना औषधियों को प्रभावशीलता औषधियों के प्रभाव को इफेक्ट को बढ़ाते हैं। दोस्तों नैनो आयुर्वेदिक प्रगति, दोस्तों हमारा जो है ना जो इम्यूनिच है या जो भी प्रोडक्ट है वो नैनो आयुर्वेदिक प्रगति है ना नई नैनो आयुर्वेदिक दवाइयां नैनो तकनीक का उपयोग करके जड़ी बूटियों से प्राप्त फाइटोकेमिकल जैसे स्वर्ण आधारित वस्तुओं से प्राप्त होने वाले तत्व ट्यूमर वाले स्थानों तक अधिक सटीक रूप से पहुंचती है, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ विषाक्तता कम होने में संभव। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं और इसलिए पूरे जड़ तक हमारे ट्यूमर के जड़ तक जाके उसको मिटाने में मदद करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कई सारे ट्यूमर, दिमाग का ट्यूमर, शरीर का ट्यूमर, बच्चेदानी का ट्यूमर में कई सारे रिजल्ट हम लोगों ने लिए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पाद जो धन्वंतरी के उत्पाद है ना, आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पाद वो किस तरह से काम करते हैं, दुष्प्रभाव को कम करना, जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना, रोग प्रतिकार क्षमता को सहारा देना, जैव संवर्धन और शारीरिक तालमेल को बनाए रखना और नानो आयुर्वेदिक प्रगति नानो तरीके से है ना मदद करना, शरीर को मदद करना। इसके साथ साथ तो दोस्तों कैंसर से बचने के लिए क्या पीना चाहिए? विशेषज्ञों और रिसर्च के अनुसार कैंसर से बचाव के लिए मुख्य ड्रिंक्स में ग्रीन टी जो कैटेसिन से भरपूर होती है, हल्दी वाली लैटे जिसमें सूजन विरोधी कुरकुमिन होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन स्मूदी, ग्रीन मतलब हरी सब्जियों का जो रस होता है, हरी सब्जियों का रस होता है, ग्रीन स्मूदी शामिल है। ये ड्रिंक्स सूजन से लड़कर कोशिकाओं को नुकसान से बचाकर और स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर कैंसर की कोशिकाओं के विकास को धीमा करने में काम करते हैं। तो देखो विशेषज्ञ है ना, तो कैंसर से बचाव के लिए ग्रीन टी है ना, फिर हमारा ओरैक 99 है ना जो हल्दी में कुरकुमिन होता है और ग्रीन स्मूदी। दोस्तों ग्रीन स्मूदी में हम लोग वो ले सकते हैं, मैग्नो रिच ले सकते हैं दोस्तों ग्रीन स्मूदी में, है ना। तो ये सारे ड्रिंक्स क्या करते हैं, ये सारे पेय क्या करते हैं, सूजन से लड़के कैंसर की सूजन से लड़ सकते हैं, कोशिकाओं को नुकसान से बचा सकते हैं और कैंसर की कोशिकाओं के विकास को धीमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रीन टी माचा है ना, तो कैंसर से लड़ने वाली बेहतरीन ड्रिंक्स में ग्रीन टी और माचा, इनमें कैटेचिन की मात्रा ज्यादा होती है ग्रीन टी में, जो ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करता है। माचा एक प्रकार का ड्रिंक होता है दोस्तों, एक प्रकार का पेय होता है माचा, उसका नाम होता है माचा। इसका ज्यादा गाढ़ा रूप होता है दोस्तों। हल्दी वाली लैटे, हल्दी, काली मिर्च और दूध जैसे बादाम का दूध से बनी ड्रिंक्स में मौजूद कुरकुमिन एक शक्तिशाली सूजन विरोधी तत्व होते हैं। दोस्तों ग्रीन स्मूदी, पालक या केले जैसे पत्तेदार सब्जियों को खीरा, अजवाइन और अदरक के साथ मिलाकर बनाई गई ड्रिंक पोषक तत्वों से भरपूर सुरक्षा प्रदान करती है। कॉफी, नियमित रूप से ब्लैक कॉफी, बिना चीनी वाली कॉफी, ब्लैक कॉफी पीने से कोलोरेक्टल मतलब गुद्दद्वार है ना, एनल, लीवर और एंडोमेट्रियल मतलब त्वचा, तो एंडोमेट्रियल त्वचा, लीवर और गुद्दद्वार के कैंसर का खतरा कम होता है कॉफी से, है ना। बिना चीनी वाली कॉफी, कड़वी कॉफी लेना है। अदरक वाली चाय, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो अदरक वाली चाय में सूजन को कम करते हैं। अंगूर का जूस है ना, अंगूर के जूस में रेवराट्रोल होता है और पॉलीफिनॉल से भरपूर होता है अंगूर का जूस, जो स्तन और कोलोन मतलब आंतें का कैंसर, स्तन और आंतों के कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है। सब्जियों का शोरबा, ब्रोकली और फूल गोभी जैसे क्रूसीफरस सब्जियों से बने शोरबे में सल्फोराफेन में होता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। तो कैंसर से लड़ने वाली बेहतरीन ड्रिंक्स के बारे में हम लोगों ने देखा। कैंसर से बचाव के लिए अन्य ड्रिंक संबंधित सुझाव, तो और भी कौन से ड्रिंक है दोस्तों? पानी है ना, शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है पानी, और पानी
इसका सीधा संबंध आंतों के कैंसर को कम करने के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। पानी, अल्कलाइन पानी, उसमें भी अल्कलाइन पानी बहुत जरूरी होता है कैंसर में। दोस्तों बेरी मतलब एक फल होता है ना दोस्तों, बेरी आधारित ड्रिंक, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो कैंसर की कोशिकाओं हमारे अच्छी कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। तो पानी है, बेरी है, ये अन्य ड्रिंक्स में शामिल होते हैं दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि धन्वंतरी का कैप्सूल इम्यूरिच किस तरह से काम करता है, और बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ इम्यूरिच के बारे में बात करके बाकी प्रोडक्ट सिर्फ नाम लूंगा मैं और यहाँ पे खत्म करेंगे दोस्तों। तो कैप्सूल इम्यूरिच जो मुख्य रूप से गाय के कोलेस्ट्रम खीस से बने होता है, अक्सर एक प्राकृतिक रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाला सप्लीमेंट के रूप में बेचा जाता है, जिनके है ना कैंसर कैप्सूल इम्यूरिच के कैंसर रोगियों के लिए संभावित सहायक लाभ हो सकते हैं। दावों के अनुसार कैप्सूल इम्यूरिच पारंपरिक कैंसर उपचारों के दौरान या उसके बाद शरीर की कई तरीकों से सहायता कर सकता है, प्राचीन आयुर्वेदिक कुटील के हिसाब से। दोस्तों, कैंसर में गाय के कोलेस्ट्रम के संभावित लाभ, इम्यून सिस्टम का विनियमन, है ना, वो पीयूष कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और प्रोलाइन रिच पीआरपीज की उच्च सांद्रता होती है जो इम्यून सिस्टम को विनियमित करने में मदद करती है ना, और विशेष रूप से उन कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है गोपीयूष इम्यूरिच जिनका इम्यून सिस्टम अक्सर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के कारण कमजोर हो जाता है। दोस्तों, अपोप्टोसिस, गोपीयूष का अगला फायदा अपोप्टोसिस मतलब कैंसर की कोशिकाओं का मृत्यु को प्रेरणा देना, है ना। तो ये इम्यूरिच क्या करता है, इम्यूरिच में आईजीजी है, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड है, लैक्टोफेरिन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढ के खत्म कर देते हैं, उनको मिटाने का काम करते हैं। शोध बताते हैं कि कोलेस्ट्रम में मौजूद घटक जैसे लैक्टोअल्बुमिन कुछ कैंसर कोशिकाओं को चुनिंदा मृत्यु अपोप्टोसिस का कारण बन सकते हैं, जबकि आसपास के स्वस्थ कोशिकाओं को अप्रभावित छोड़ देते हैं, है ना। कैंसर के प्रसार के रोकथाम, देखो इम्यूरिच का अगला क्या फायदा है, कैंसर के प्रसार का रोकथाम, कैंसर को फैलने से रोकता है इम्यूरिच। इम्यून और ग्रोथ फैक्टर्स का मिश्रण जिसमें लैक्टोफेरिन भी शामिल है, कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार मतलब फैलने से रोक सकता है, और इम्यूरिच सूजन विरोधी प्रभाव प्रदान कर सकता है जो ट्यूमर के विकास के लिए कम अनुकूल वातावरण मतलब ट्यूमर को बढ़ाने से रोकता है। इम्यूरिच स्वस्थ कोशिकाएं के लिए सहायता, IGF-1, TGF बीटा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जैसे प्राकृतिक ग्रोथ फैक्टर्स, है ना। इम्यूरिच में कैंसर के आक्रामक उपचार से क्षतिग्रस्त, मतलब कैंसर के जो आक्रामक उपचार होते हैं, जो जिन उपचारों की वजह से डैमेज होता है, शरीर में आक्रमण होता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत और पुनर्जनन में सहायता करता है ना। इम्यूरिच मतलब इम्यूरिच क्या करता है, कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से जो अंगों की हानि, उन अंगों को रिपेयर भी करता है और पुनर्निर्माण पुनर्जनन भी करता है। दोस्तों, इम्यूरिच एंटीऑक्सीडेंट की सहायता भी देता है। इम्यूरिच एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जिसमें ग्लूटाथियोन और अग्रदूत प्रीकर्सर्स भी शामिल है। ये मुक्त कण मतलब कैंसर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अक्सर फ्री रेडिकल्स मतलब मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो आगे चलकर डीएनए को नुकसान पहुंचा, ऐसे डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है इम्यूरिच। तो इम्यूरिच हमारे इम्यून सिस्टम को विनियमन करता है, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में, मिटाने में, मृत्यु में मदद करता है, कैंसर को फैलने से रोकता है इम्यूरिच, स्वस्थ कोशिकाओं को बाधित नहीं करता है ना, और कैंसर की कोशिकाओं की वजह से जो अंगों का डैमेज है उनकी भी मरम्मत और पुनर्जनन करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है इम्यूरिच। दोस्तों, कौन से तत्व है इम्यूरिच के, है ना। तो इम्यूरिच में कौन लैक्टोफेरिन, साइटोकाइंस और पीआरपी जैसे तत्व होते हैं जो कि कैंसर के लिए सपोर्ट करते हैं। और बाकी कौन से प्रोडक्ट है दोस्तों, कैप्सूल डिटॉक्सिफायर, ओरैक 99 हल्दी का प्रोडक्ट, कैप्सूल ग्रीन रिच टैबलेट, ग्रीन टी, नवल चेतना कल्पम, है ना, प्रोट्रिज जनरल या प्रोट्रिज डब्ल्यू पाउडर और मैग्नोरिच, ये बाकी इम्यूरिच के साथ है ना 7 प्रोडक्ट, और 8वां है इम्यूरिच। ये 8 प्रोडक्ट कैंसर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेशन दोस्तों यहाँ पे रुकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सेशन?
शानदार, जबरदस्त है। बहुत सारी महोदय जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी बहुत सारी तैयारी बाकी रहेगी, उसको करूंगा मैं और भी अच्छा करूंगा। आदरणीय सर ने हम सबको जबरदस्त जानकारी दिया, तो मैं आभार स्वरूप सर का जोरदार एक बार सम्मान व्यक्त करते हुए, और सर ने आज कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज मानव समाज में बहुत ही महामारी की आदरणीय पद्मने सर हम सबको बारी बारी से जानकारी, एक एक बीमारी की जानकारी हम सबको दे रहे, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें, बेहतर ढंग से हम अपने लाइफ को जनरेट करते हैं। ऐसे आदरणीय महागुरु पद्मनेश्वर को मैं आभार स्वरूप जोरदार होने से सम्मानित करता हूँ। और हम सब आज की इस पड़ाव में हैं,